हेलो एवरीवन। तो चलो आज हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन देखते हैं एपीएससी सीसी 2023 से प्रीलिम्स का जो है था वो मैंने एक पहले वीडियो भी डाला है 5 क्वेश्चन का, और आज फिर से 5 क्वेश्चन देखेंगे कि अगर एक दो स्टेटमेंट भी पता है और थोड़ा भी बेसिक नॉलेज पता है ना तो भी क्या होगा, मतलब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो तो फिर देखते हैं। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एपीएससी भी देने जाओ तो फिर एपीएससी और यूपीएससी दोनों का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है और देखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलो, अब 13th क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा। अब इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब तो पढ़ते ही है, राइट। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पे नेशनल एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड इंक्लूडिंग पंचायत बोला है, बट हमें पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो भी सेटअप करते हैं जो कि पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। और प्लीज़ नोटिस करना कि अगर इसमें क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, राइट। सो ये अगर इनकरेक्ट होगा तो इसका मतलब है बी को एक्सक्लूड कर दो, एलिमिनेट कर दो, और डी को भी कर दो। अब तुम पहुँच चुके हो 50-50 में, राइट। 50-50 में। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं कि ये डराइव किया गया है पावर अंडर आर्टिकल 324। हाँ, अगर तुम ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चैप्टर पढ़ते हो ना तो पहले इंट्रोडक्शन में ही लिखा है कि आर्टिकल 324 के अंडर में ये मतलब पावर डराइव करते हैं, राइट। सो ये क्या हो गया 2, ये तो करेक्ट हो गया। तो अगर करेक्ट हुआ तो मतलब है कि ये एलिमिनेट हो जाएगा। अभी क्या है, सी आ जाएगा इसका डायरेक्टली आंसर, राइट। सो देखो पूरा 4 स्टेटमेंट में हमें 4 स्टेटमेंट पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, 2 स्टेटमेंट पढ़ते ही हमको क्या हो गया, आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 14 में क्या है, जीएसटी के बारे में पूछा। सो जीएसटी सक्सेसर टू वैट, यस बिल्कुल वैट का ही सक्सेसर है। अब नेक्स्ट देखो करेक्ट की इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है तो इसका मतलब है 1 होगा, तो मतलब बी और सी को एलिमिनेट कर दो, राइट। अगर PYQs किया था मतलब यूपीएससी का, तो उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी और वेरियस अदर एग्ज़ाम में भी पूछ चुके हैं कि कौन सा डेट में और कौन सा मतलब अमेंडमेंट था, ठीक है। तो 101st अमेंडमेंट था, यस, और 122nd बिल था, 122nd बिल एंड 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके अंडर में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो 2 क्या हो गया, 2 भी करेक्ट है। तो अगर 2 भी करेक्ट हो गया तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, और 2 स्टेटमेंट पढ़ते ही हमारा आंसर आ गया कि ये डी होगा, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो 4 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट पढ़ के आंसर आ रहे हैं, राइट। सो 15 देखते हैं। 15 में हाई कोर्ट के बारे में पूछा, आर्टिकल 226 के बारे में। सो यहाँ पे पूछा है कि 226 क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का भी रिट्स इशू कर सकते हैं और फॉर एनी अदर पर्पस। बिल्कुल दोनों मतलब हाई कोर्ट का ज़्यादा पावर होती है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ और भी जो अदर पर्पस जो होते हैं उसका भी रिट इशू कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो करेक्ट की इनकरेक्ट। तो 1 करेक्ट हो गया तो इसको एक्सक्लूड करो, तो तुम 1/3 में पहुँच चुके हो अभी, राइट। अभी नेक्स्ट देखो कि फॉर एनी अदर पर्पस का मतलब क्या बोला है कि ऑर्डिनरी लीगल राइट, और जो कि रिट जुरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ वाइडर, यस बिल्कुल अभी यही बोला है कि हाई कोर्ट जो है, अगर ऐसे नॉर्मली भी सोचो तो हाई कोर्ट क्या करेगा, ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट्स को, ज़्यादा मैटर को एंटरटेन करेगा रेदर देन सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे तो बहुत ही लिमिटेड मतलब लिमिटेड केसेस जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये 2 भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर 2 भी करेक्ट है तो ये एक्सक्लूड हो गए, और अभी तुम 50-50 में पहुंच चुके हो, राइट। अभी इसमें क्या है, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनी पर्सन और अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट नॉट ओनली विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बट ऑल्सो आउटसाइड दिस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस इफ द कॉज ऑफ द एक्शन अराइज विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। बिल्कुल ये सही है। अब देखो 3 स्टेटमेंट क्यों नहीं पढ़ाई किया, मतलब क्यों नहीं देखा, बिकॉज 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो मतलब क्या है, ये तो करेक्ट होगा ही। अब देखो 4 को जज कर लेते कि अच्छा 4 तो ये भी क्या है, करेक्ट है, तो इसका मतलब है कि डी आ जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सब पता हो या ना हो, हम बहुत सारा बैटल्स पढ़ते हैं ना कि बहुत सारा रिबेलियन हुआ था, अगर उसमें पतरुघाट रिबेलियन भी पढ़ाई किया कि ये दरंग में हुआ था तो भी आंसर आ जाएगा। देखो B1 है ओनली और आंसर आ चुका है हमारा B। फिर उसके बाद देखो ये वाला स्टेटमेंट कि करेक्ट अबाउट द बैड बैंक्स। ठीक है, अभी बैड बैंक का इसमें क्या है, ए बैंक दैट इज़ इंसॉल्वेंट, ओके, ए बैंक दैट हैज़ बिकम बैंकक्रप्ट, ओके, ए बैंक हुज NPA हैव क्रॉस द टॉलरेबल लिमिट। बिल्कुल भी नहीं है ये। अगर तुमने थोड़ा भी मतलब बैंक्स के बारे में जो है मॉनेटरी वगैरह चैप्टर्स वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो बैड बैंक क्या होता है, बैड बैंक होता है वो जो मतलब बैंक से एसेट खरीदते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी ने NPA घोषित कर दिया तो, ठीक है, तो ए बैंक सेटअप टू बाय बैड लोन्स एंड अदर इलिक्विड होल्डिंग ऑफ द अनदर फाइनेंशियल। बिल्कुल 4 जो है वो करेक्ट है और यहाँ पे क्या पूछा, करेक्ट पूछा है, तो ये D आ जाएगा आंसर, राइट। तो देखो कितना आसान था कि 1-2 क्वेश्चन पढ़ के भी हमको आंसर आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे इतना डरने का ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग शांत रखना है और सॉल्व करते जाना है और जो आता है उसको मतलब जो देख के ही फील होता है कि अच्छा, और पहले ही देख लेना है कि कौन मतलब कितना तुमको आता है क्वेश्चन का, मतलब कि तुम 50-50 में पहुँच चुके हो या मतलब 1/3 में पहुँच चुके हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जज करके जैसे तुमने आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया जो सबसे कंफर्म्ड हो, ठीक है, तो उन सब का मान लो तुमने 20 जैसे कि 35 क्वेश्चन ऐसा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करो, अटेम्प्ट करो जो तुम्हारा 50-50 हो चुका है, 50-50 आता है, राइट। तो पहले लिख दो पास में कि 50-50 लिख दोगे तो फिर नेक्स्ट सेकेंड राउंड में क्या करोगे, 50-50 वाला सॉल्व करोगे और फिर भी नहीं हो रहा है तो थर्ड राउंड में क्या करोगे, 1/3 वाला सॉल्व करोगे, क्योंकि तब तुमको रिस्क लेना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसे करके हमें क्वेश्चन फेज़ वाइज में करना है, ना कि एक ही फेज़ में अगर आता है तो मतलब हर एक चीज़ मतलब टिक करते जाना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, 2-3 फेज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उसको सॉल्व करो, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।